फॉरेन पॉलिसी इंडिया क्यों कामयाब हो गया हमसे ज़्यादा, हमारे से ज़्यादा गुर्बत थी। वो सबको ऐसे नमस्ते करते हैं, सबको ऐसे दिल में चाहे गाली भी दे रही हो, राम राम कर रहे हैं। तुर्की को इंडिया आंखें दिखा रहा है, तुर्की को इशारों से समझा रहा है। तुर्की वालों समझो अपने मसले, अपने घर को देखो, क्योंकि हिंदुस्तान हज़ारों साल से है, पाकिस्तान 75 सालों से है। क्या बात है, ठीक है ना। और पाकिस्तान आज बने, हिंदुस्तान कल का बना हुआ है। अगर हिंदुस्तान 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री है, 10,000 साल पुरानी हिस्ट्री में शायरा खान और आप देख रहे हैं नायरा पाकिस्तानी रिएक्शन। दोस्तों, G7 समिट से पहले नरेंद्र मोदी साइप्रस के 2 दिन के दौरे पर थे और आज साइप्रस की जानिब से नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा गया है। एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रही है जिसमें नरेंद्र मोदी जो है साइप्रस के उस साइड पर इशारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं जिस साइड को इस वक्त टर्की जो है ऑक्युपाइड किए हुए है और साथ साथ टर्की के झंडे वहां पे लहराते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी ने एक और जो है जंग को दावत दे दी है कि अगर टर्की बार बार कश्मीर और पाकिस्तान के सपोर्ट में रहा तो इंडिया जो है साइप्रस के साथ मिलकर टर्की के ऊपर हमले करने की तैयारी में है। इंडिया इस वक्त 3 साइड से जो है टर्की को ब्लॉक कर रहा है, एक तरफ ग्रीस, दूसरी तरफ आर्मीनिया और तीसरी तरफ साइप्रस। और अगर इस दौरे की बात करें तो 23 साल के बाद कोई भारतीय वजीर आजम साइप्रस पहुंचा है और साथ साथ अगर इनके ट्रेड की बात करें तो $150 मिलियन के ऑलरेडी जो है भारत और साइप्रस जो है ट्रेड कर रहे हैं। टर्की का क्या रोल होने वाला है, क्या टर्की कश्मीर को इसी तरह सपोर्ट करता रहेगा, क्या कश्मीर जो है पाकिस्तान की बैकबोन बना रहेगा या फिर जो है कश्मीर का मुद्दा छोड़ के टर्की जो है साइप्रस से जान छुड़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इस वक्त जो है इंटरनेशनली नरेंद्र मोदी दबाव डाल रहे हैं टर्की की गवर्नमेंट पे उर्तुगान के ऊपर। सो अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका रिएक्शन कि एक दफा फिर से हाई सिविलियन अवार्ड नरेंद्र मोदी को मिल चुका है। G7 में जाना था उसने, मगर G7 से पहले ही वो एक तैयारी करके जा रहा है, प्रेशर डाल रहा है तुर्की के ऊपर। ठीक है, वो डाल रहा है कि देखो मैं फिर ये भी करता, हालांकि उसको तो G7 में सीधा जाना चाहिए था, साइप्रस तो जाना नहीं चाहिए था। आखिर 23 साल मोदी को जरूरत क्यों नहीं पड़ी थी साइप्रस जाने की? 23 साल बाद कोई भारतीय वजीर आजम साइप्रस गया, एग्री 100%। देखे ना 23 साल उसने क्यों इंतजार किया, अब भी जरूरत पड़ी है। देखे जब भी इंसान ने किसी को गिराना होता है, किसी को प्रेशर डालना होता है तो उसके पहले आस पड़ोस को कमजोर करता है, ठीक है ना, फिर उस पर हमला करता है। तो लिहाजा ये तो पाकिस्तान को सीधा सीधा मैसेज है और तुर्की को भी है कि भाई ये अगर आप नहीं हटोगे, पाकिस्तान की मदद नहीं करोगे। और मेरा ख्याल है मोदी अब जंग से निकल गया है, अब जंग नहीं चाहता, क्योंकि उसने कुछ अवाम की चंद 10-20% अवाम के कहने पे ये सारा हम पे अटैक किया था और 20% अवाम खुश है इंडिया की कि पाकिस्तान से जंग हुई है, मगर 80% अवाम यकीन करें इंडिया की नहीं चाहती कि पाकिस्तान के साथ जंग हो, क्योंकि अल्लाह अल्लाह करके हिंदुस्तान बहुत ऊपर गया है, ठीक है, और वो एकदम से उनका ग्राफ नीचे है। अब देखें इस जंग का नुकसान दोनों मुल्कों को ही हुआ है, ठीक है ना, हमारा भी माली नुकसान हुआ है, उनका भी हुआ है, मगर उनको ये नुकसान हुआ है कि उनके बहुत चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं। मतलब शायद मोदी वो काम करना था, ऑर्डर देता जिससे पाकिस्तान को भी ज़्यादा नुकसान होता, इंडिया की आर्मी को भी नुकसान होता, मगर उसने वो नहीं किया, तो मगर उसकी अवाम में मकबूलियत कम हो गई है। मतलब आप कह रहे हैं कि सीज फायर जब इंडिया ने किया तो उसके बाद जो है नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी इंडिया में कम होगी कि अगर आपने हमला किया ही था तो फिर आपने सीज फायर क्यों किया। लेकिन आपको क्या लगता है, टर्की बार बार यूनाइटेड नेशन में कश्मीर की बात करता है, टर्की पाकिस्तान की सपोर्ट की बात करता है, टर्की ने हमें ड्रोन भेजो, टर्की हमारा बहुत बेहतरीन पार्टनर है। अगर इंडिया साइपर के थ्रू जो है साइप्रस के थ्रू प्रेशर डाल रहा है टर्की के ऊपर, आर्मीनिया को इंडिया अंधाधुन वेपन सप्लाई कर रहा है, ग्रीस के साथ इंडिया अपने ताल्लुक बढ़ा रहा है, तो तीनों टर्की के जो दुश्मन है इंडिया ने उसके साथ हाथ मिला लिया। अब टर्की क्या करेगी? टर्की बुखलाहट का शिकार हो जाएगी, टर्की प्रेशराइज होगी, क्योंकि इंडिया जो है अपना घेरा जो है टर्की के गिर्द तंग करता जा रहा है। देखिए टर्की इतना तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं है, ठीक है, जब जलजला आता है यकीन करें फिर सबसे पहले इंडिया ही उनको इमदाद देता है, ठीक है ना, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर तीनों तरफ से अगर इंडिया तीनों मुल्कों का साथ देता है, ऑटोमेटिक टर्की आधा रह जाएगा
और कोई भी मुल्क नहीं चाहता कि मैं आधा रह जाऊँ, मेरे मतलब जैसे इंडिया कश्मीर नहीं छोड़ना चाहता, जैसे हम कश्मीर नहीं छोड़ना चाहते, सही बात है। इसी तरह तुर्की भी नहीं छोड़ना चाहता कि भाई जो हिस्सा मेरे में आ गया वो छोड़ना नहीं चाहता। तो ये सारा उसको डराने के लिए है कि तुर्की वालों आप अपने काम से काम रखो, आपको क्या लगे पाकिस्तान जाने हम जाने, देखिए लड़ाई आपकी मेरी है। सही हो गया। जब तीसरा आएगा बीच में तो फिर मैं तीसरे को जाके गाऊंगा भाई तुझे क्या तकलीफ थी मेरी लड़ाई में आने की कूदने की, हाँ, ये तो है। तुझे क्या तकलीफ, तुझे क्या मिला, या तो तुम्हें कोई हमने कोई पैसे दे दिए हैं, या तो हमने कोई तुम्हें दावतें दे दी हैं, या कोई इन्वेस्टमेंट आपके इलाके में कर दी है, हमने तुर्की को क्या दिया। अगर तुर्की ने हमारे पास फॉरेन पॉलिसी होती है ना, मतलब आज टर्की हमारे साथ खड़ा है, कल हम भी टर्की के साथ खड़े होंगे, जिस तरह इंडिया और इसराइल की चलती है, इंडिया और रशिया की चलती है, तो ये तो ग्रुप चलते हैं ना। देखिए तब तक उसको इस बात का तो नहीं पता था ना कि मोदी साहब 23 साल बाद जाग जाएंगे, साइप्रस चले जाएंगे ना। उसको इस बात का तो नहीं पता था ना, उसको इस बात का तो नहीं पता था। अब वो भी सोचेगा कि मैं पराई मतलब की लड़ाई में क्यों कूदा। और साइप्रस टर्की की दुखती रग है, तो इंडिया ने उसकी दुखती रग दबा दी है। देखे ना अब उसकी मोदी की सियासत देखे ना कि वो G7 से पहले उसके जा रहा है, उसकी दुखती राग पे जाके हाथ रख रहा है। हाँ। ठीक है, और बकायदा इशारे कर रहा है टर्की को कि ये वाला हिस्सा है ना साइप्रस का जो टर्की के पास है, तो वो इशारे भी कर रहा है। देखे ना समझदार बंदे को इशारे ही काफी होता है ना। हाँ। ठीक है, तो अब वो समझा रहा है। अब जाहिर है तुर्की भी पीछे हटेगा कि अब सोचेगा कि मैंने अब क्या करना है। ठीक हो गया। लेकिन आज साइप्रस ने नरेंद्र मोदी को हाई सिविलियन अवार्ड भी दिए, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस वक्त मुझे लगता है कि भारतीय वजीर आजम के पास 20 से ज्यादा हाई सिविलियन अवार्ड्स हैं। जिस मुल्क जाते हैं वो सबसे ज्यादा जो है उसको अप्रिशिएट भी करते हैं, रेड कारपेट वेलकम भी करते हैं। अब जो साइप्रस ने जो हाई सिविलियन अवार्ड जो तमगा नरेंद्र मोदी के गले में डाला है, ये तमगा किसकी बैंड बजाने वाला है? देखिए ये फिर तुर्की की बैंड बजनी है ना। ठीक है, जो तुर्की ने हमारे साथ ताल्लुकात की है या हमें ड्रोन दिए, यानी मेरा ख्याल है शायद दिए भी नहीं है। ठीक है, ड्रोन दिए हैं टर्की ने, चलो दिए होंगे तो पैसों से बेचे होंगे ना। ठीक है, तो अब उसको इशारा है। दूसरी बात ये है कि मोदी जो है वो उसने देखे कितना बड़ा जंग को एक किस्म का ख़त्म किया है। अब मोदी दोबारा जंग की तरफ तो नहीं गया ना। मोदी तो अब साइड पे देखे, अब साइड पे चला गया। अब मेरी आपकी इसकी लड़ाई है ना, मैं आपसे नहीं लड़ रहा, मैं आपकी ताकत के पास जा रहा हूँ। जो आपकी ताकत आपको जो सपोर्ट कर रहा है, पहले मैंने उसको साइड पे करना है ना। आपकी जब मैं सारा तरफ से साइड पे कर दूंगा ताकत को, फिर मैं आपसे आराम से लड़ लूंगा। ठीक है ना। आज अगर मोदी वहाँ तुर्की जा रहा है, ठीक है, नहीं वहाँ पे साइबर जा रहा है, तो कल मोदी चाइना भी जाएगा। कल मोदी कहेगा भाई चाइना वालों आपकी वजह से मैं जंग आ रहा हूँ, आपकी जो वजह से मेरी टेंशन बनी है, और लिहाजा आप भी या मैं आपसे बाइकाट करूँगा, मेरे साथ तजारत ख़त्म करो, या फिर सीधी सीधी जंग करो। तो लिहाजा जंग की तरफ जाना नहीं चाहिए मोदी को। आप कह रहे हैं ना 20 सिविलियन अवार्ड, शायद अभी तक 50 हो जाते। अगर ये मोदी गलती ना करता, पाकिस्तान पे हमला ना करता, तो अभी तक 50, क्योंकि इससे पहले तो हर मुल्क उसको बुला के घर में मेडल दे रहा था। सऊदीया दे रहा था, कतर दे रहा था, दुबई दे रहा था, मेडल ही मेडल थे, अमेरिका दे रहा था, इसराइल दे रहा था, पूरी दुनिया उसकी दीवानी थी। ये तो एक गलती उसने की, मोदी से गलती हुई है। अब वो उसकी कौम शायद आने वाला कोई सियासतदान सारी उम्र मोदी से तो नहीं रहना, मगर मोदी किंग तो नहीं है ना, जाहिर है एक सियासतदान है। मोदी किंग तो नहीं है ना। ये अब तो शायद अब क्या कहते हैं कि कुब्बे को लात लगी, कुब्बा सीधा हुआ। हमारी पाकिस्तानियों की थोड़ी जो साख गिरी हुई थी, वो अहमद ऊंचा होना था मोदी से, वो अच्छा हो गया। यकीन करें कि अब हर जगह हमारी सुनवाई हो रही है। आप देखिए कि ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आर्मी डे पे बुलाया है। वो तो प्लस पॉइंट हुआ ना हमारे लिए। प्लस पॉइंट तो हुआ है, मगर ये भी एक चीज है ना कि देखो वहाँ पे साहब बुलाया है और इधर से इसराइल ने उधर ईरान पे हमला कर दिया। हाँ, तो पॉलिटिक्स तो चलती रहती है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि ये इंडिया पाकिस्तान का क्या बनने वाला है? एक दूसरे दोनों तरफ बाइकआउट चल रहा है, सीज फायर हो चुकी है, नरेंद्र मोदी अपने विजिट पे निकल चुके हैं। G7 में तो पहले नरेंद्र मोदी को बुलाया नहीं गया, अब मोदी साहब वहाँ जा रहे हैं। तो पहले कनाडा नहीं बुला रहा था, अब कनाडा बुला रहा है। तो ये पिछली कौन सी ताकत है जो कि कनाडा को फोर्स कर रही है कि वो इंडिया को वही अहमियत दे जो कि G7 में हर साल इंडिया को मिलती है? मेरे हिसाब से मोदी के साथ गेम हुई है। ठीक है,
और इसके पीछे बहुत बड़ी ताकत है जिसने मोदी को उकसाया कि पाकिस्तान पे हमला करो। और वो चाहती थी कि पाकिस्तान की आर्मी की ताकत देखना, इंडिया की आर्मी की ताकत देखना, चाइना के असले की ताकत देखना, ये सारे वो चाहते थे। देखिए जब तक कोई जंग नहीं होती, जब तक कोई लड़ाई नहीं होती, किसी की ताकत का नहीं पता चलता। अब वो जान गए हैं। अब इसराइल की भी जो जंग छेड़ी हुई है ना, ये भी 2-4 दिन की जंग है। मुझे बताए इतने 500 मिसाइल फायर हो गए हैं, 400 मिसाइल फायर हो गए हैं, ये उदी मर रहे हैं 4, 10, 20, ठीक है ना। तो जब इतने मिसाइल फायर होंगे यहूदी क्यों नहीं मार रहे, जख्मी हो रहे हैं, कोई भी बंकर्स में चले जाते हैं ना। बंकर्स में चले जाते हैं। उनको पता होता है कि मैं अभी यहाँ पे गिर रहा है। सबके पास तो बंकर नहीं है। ये सारी जिस तरह 9/11 हुआ था ना, जो उन्होंने अपनी बिल्डिंगें 2 गिरा के 2 जहाज़ों से, फिर 40 साल अफगानिस्तान में आके जंग ही 15-20 साल यहाँ से निकले नहीं। मुझे लग रहा है कि ऐसा ही कोई ईरान के साथ होने वाला है कि ये अभी जो ईरान ने अटैक किया है, तो अब ये सारे मिल मिला के अब ईरान पे सब चढ़ाई कर देंगे, ठीक है। और मोदी अपना आप बचा रहा है। मोदी वार मसले का आज भी मैं बताता हूँ, चाहे कोई यहूदी है, चाहे कोई मुसलमान है, जंग मसलों का हल नहीं है। अगर जंगें करनी होती तो फिर कोई दीन यहाँ बचता ही ना। जो दीन ज्यादा ताकत में होता उसी ने हुकूमत करनी थी ना। आप कह रही है जंगे हल नहीं है। इंडिया ने अभी तक पाकिस्तान का पानी जो बंद करने का फैसला सुनाया, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड किया, उसके ऊपर इंडिया बात नहीं कर रहा। टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। नरेंद्र मोदी 2 दिन साइप्रस रहे हैं, बाकायदा तौर पर टर्की को ओपन वॉर का चैलेंज दिया, टर्की का बाइकआउट कर रहे हैं, टर्की की प्रोडक्ट्स का बाइकआउट कर रहे हैं, और इंडिया ओपनली बोल रहा है कि पाकिस्तान के बाद टर्की हमारा दुश्मन है। आप कह रहे हैं कि इंडिया वॉर की तरफ नहीं जा रहा, और इंडिया तो चुन चुन के अपने बदले ले रहा है। तो ये जो फेस एक मीडिया में इंडिया का नजर आ रहा है और एक आप बता रहे हैं, तो दोनों में बहुत फर्क नजर आ रहा है। देखिए इंडिया कभी भी जंग नहीं चाहता। अभी देखिए किसी को इशारा करना होता है, डराना होता है। डराना और होता है, जंग करना और होता है। जंग बता के नहीं की जाती, जंग की जाती। जैसे इसराइल ने बताया तो नहीं ना, गजा में जो कुछ हुआ है बताया तो नहीं ना, ईरान ने बताया तो नहीं ना कि मैं हमला कर रहा हूँ। जंग बता के नहीं करते, जंग होती फिर जंग होती है। इंडिया नहीं चाहता, यकीन करें, इंडिया के लोग पीसफुल लोग हैं, इंडिया की पॉलिटिक्स पीसफुल है। कोई भी इतने हंगामे नहीं करना चाहते। वो अवाम, हमारी अवाम एक जैसे ही है। खून चेक करें, उनके ग्रुप भी एक जैसे हैं, हमारे रंग भी एक जैसे हैं। अभी मैं कश्मीर, आप पानी की बात करते हैं ना, मैं भी 6 दिन 7 दिन कश्मीर रह के आया हूँ, ठीक है। यकीन करें कोई दरिया नहीं बंद उन्होंने किया, सारे दरिया चल रहे और पहले से ज्यादा पानी चल रहा है, ठीक है। कोई भी नहीं बंद किए। ये तो सिर्फ धमकाना होता है, जब बच्चे को डराना होता है ना, ओए मैं तेन मार दियांगा, ओए मैं तेन मार दियांगा। मारता नहीं है बाप माँ।